रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक ख़बर से करेंगे और इस ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो अहम ख़बरें हैं, जिसमें इमरान ख़ान और ख़त लिखने वाले 5 जजेस को एक बड़ा झटका लगा है। ये क्या मामला है, झटका क्या है, डिटेल्स क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा याया अफरीदी की डिप्लोमेसी, IMF और मौलाना का इनकार। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से बेदखली के बाद इमरान खान पे पहला वार किया है और बानी PTI इमरान खान के 2 अहम राज शेर अफजल मरवत ने उगल दिए हैं। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ अहम डिटेल्स हैं, कुछ अहम ख़बरें हैं, कुछ अहम हैपनिंग्स हैं, जिनकी डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अफसोसनाक खबर नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जैसे शेख अजमत सईद मेरे ख्याल से कोई 70-71 बरस की उम्र में जो है वो इंतकाल कर गए हैं। रात उनके इंतकाल की ख़बर जो है वो मीडिया पे सामने आई, तो फिर उनके अहल खाना से जब मीडिया ने रब्ता किया तो ये पता चला कि पिछले कुछ अरसे से जो शेख अजमत सईद हैं वो बीमार थे, अलील थे, हस्पताल में एडमिट थे, तो अपनी बीमारी की वजह से जो है वो इस दुनिया में चल बसे। लेकिन मैं आपको जो ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो तफसीलात आपको बताने जा रहा हूँ, कि एक तो ये है ना कि शेख अजमत सईद साहब जो हैं वो पनामा बेंच का हिस्सा थे। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने वाले बेंच अदालत में उनका ऑर्डर भी शामिल था। लेकिन उसमें आपको याद होगा कि ये जो बीमारी लगी अपने शेख अजमत सईद के साथ, दिल की बीमारी, ये उसी दौरान जब वो पनामा का मुकदमा सुन रहे थे और गालिबन जब पहला 5 रुकनी बेंच था जिसमें 2 जजेस ने, आसिफ सईद खोसानी और गुलजार ने, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उस पहले राउंड में ही शेख अजमत सईद साहब जो हैं उन्हें दिल की तकलीफ़ हुई थी, आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला हुए थे। उन्हें रावलपिंडी में जो अस्करी हॉस्पिटल है आर्ज़ा कल्ब का, वहाँ पे जो है उनको एडमिट करवाया गया था। AFC पता नहीं इस तरह से उनका नाम है, AIFC, वहाँ पे उनको एडमिट करवाया गया था और वहाँ पे उनका ऑपरेट हुआ था। तो उसके बाद इस मतलब दिल के इस आर्ज़े के बाद उनकी तबीयत उस तरीके से जो है वो बेहतर नहीं हो सकी थी, वो बेहतर फील नहीं कर रहे थे। लेकिन बहरहाल चल फिर रहे थे। उसके बाद भी आपको पता है कि वो एक केस था मलिक रियाज हुसैन वाला, जिसमें 460 अरब मलिक रियाज ने जुर्माने की मद में सिंध की अराजियों की मद में देने का जो है वो यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट को करवाई थी 460 अरब की। उस बेंच का सरबराह भी जैसे शेख अजमत सईद साहब थे। इसके अलावा एक कमीशन इमरान खान साहब के दौर में भी बना था। वो बरतानिया के एक वो फर्म थी, लॉ फर्म थी, जिसकी खिदमात जो है वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बानी PTI ने हासिल की थी। तो उसकी अदाइयों के मामले पर भी शेख अजमत सईद को जो है इमरान खान साहब ने कमीशन का सरबराह बनाया था। और एक और मामला और भी था जिस पर नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था कि इसके एक केस की समाअत के दौरान सर्विस मैटर था, एक खातून की तरक्की का मामला था, और उसमें हेयरिंग करते हुए, समाअत करते हुए शेख अजमत सईद साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि वज़ीर आज़म को बता दें कि अडयाला जेल में जगह बहुत खाली है। तो उन रिमार्क्स पे फिर वज़ीर आज़म ने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस से अनवर ज़हीर जमाली साहब, उनको लेटर लिखा था कि मुल्क के वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ ये किस किस्म के रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब उनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारी रहमत में रखे। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अपनी पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शेर अफजल मरवत, जिन्हें इमरान खान साहब ने पार्टी से बेदखल करने का फ़ैसला किया, और रात गए PTI की सियासी पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम हुज्जत पूरी करने के बाद मरवत साहब को पार्टी से निकालने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। अब नाज़रीन, ये पार्टी से निकलने से पहले ही मरवत साहब ने जो है वो इमरान खान साहब के 2 जो राज हैं उनसे पर्दा उठा दिया। एक राज तो चंद दिन पहले मैं आपको बता चुका था कि ये इमरान खान साहब का एक अहम राज है, लेकिन अब दूसरा राज भी जो है वो मरवत साहब ने उगला है। अब मैं मरवत साहब की नाज़रीन, एक ट्वीट है जो कि शेर अफजल मरवत ने ट्वीट करने के बाद उसको डिलीट कर दिया। TV चैनल ने इसको रिपोर्ट भी किया। ट्वीट नाज़रीन ये है कि मुझे अपनी पार्टी के लोगों ने बार बार बदनाम किया, अगर मुझे निकाला गया तो मैं पार्टी से निकाले जाने के नहीं, ये रात गए निकालने के फ़ैसले से पहले का उसका ट्वीट है। तो मुझे पार्टी से निकाला गया तो खैर मकदम करूँगा, क्योंकि मैं रोज़मर्रा की ट्रोलिंग से बीमार हो गया हूँ।
मैं पार्टी डिसिप्लिन की वजह से इन साजिशों को मुनासिब जवाब नहीं दे सका। अगर वफादारियों और कुर्बानियों का बदला इस भयानक तरीके से अदा किया गया तो कोई भी वफादार पीटीआई और खान साहब के साथ आगे आने की जरूरत नहीं करेगा। इन साजिशों ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इन्होंने खान साहब की अफवाहों पर कान लगाने की आदत का भरपूर फ़ायदा उठाया है। यानी मरवत साहब खान साहब का ये राज बता रहे हैं कि खान साहब कानों के कच्चे हैं। मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूँ कि ये जो लोग हैं, इन्होंने इमरान खान की अफवाहों पर कान लगाने या कान धरने की आदत का भरपूर फ़ायदा उठाया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने खान साहब को नहीं छोड़ा, लेकिन अगर वो मुझे छोड़ गए तो मैं फिर भी उनके पास नहीं जाऊँगा। आज ही ख़त्म करें। मुझे इन साजिशों का खुलकर मुकाबला करना है, जिसमें एक खातून साजिशी भी शामिल है। अब एक खातून साजिशी शामिल कौन है? अब मेरा अंदाज़ा तो बुशरा बीबी साहबा की तरफ जाता है कि वो खातून कौन हो सकती है जो खान साहब के कान भरे, जो शेर ज़मरद कह रहे हैं, जो साजिश करे कि एक खातून साजिशी भी शामिल है। और यकीन रखें, मैं दिखाऊंगा कि आपने खान साहब और पार्टी के साथ क्या किया है। मेरे पास पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी अनकही कहानियाँ हैं। मैं खान साहब की हमेशा इज़्ज़त करूँगा और वो हमेशा मेरे लीडर हैं, रहेंगे। इन अब से पार्टी डिसिप्लिन को अपनी जेब में रखें। ये तो नाज़रीन ट्वीट उन्होंने कर दिया। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। उसमें उन्होंने यही बात की थी कि पार्टी, ये जो तहरीक इंसाफ जिस स्टेज पे आके खड़ी है, जिस मरले पे आके खड़ी है, इसकी बड़ी वजह शेर मरवत ने 3-4 दिन पहले बता दी थी कि इस पार्टी में खुसर फुसर होती है, यानी कान भरे जाते हैं। तो पहले भी वो मतलब अल्फाज में, दबे अल्फाज में मरवत कह गए थे कि हमारा कप्तान कानों का कच्चा है। लेकिन आज ये ट्वीट करने के बाद जब मरवत ने डिलीट किया तो अगली ट्वीट मरवत ने ये की कि मीडिया, सोशल मीडिया पर मेरे हवाले से ज़ेरे गर्दिश खबरें, मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। अब तक मेरे हवाले से तहरीक इंसाफ ने कोई बाज़ाब्ता फ़ैसला किया, ना ही मुझे आगाह किया। मीडिया में इस हवाले से क्या सराइयों से ग्रेस किया जाए। तो ये उनको शायद किसी ने कहा होगा कि आप डिलीट कर दें, उन्होंने डिलीट कर दी। लेकिन जो जुनैद अकबर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सदर, आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा का सदर कौन है? जुनैद अकबर। खान साहब ने खुद लगाया। उसको भी कानों कान खबर नहीं कि मरवत को पार्टी से निकाल दिया। अब क्या कह रहे हैं जुनैद अकबर साहब कि बानी पीटीआई के सामने अपना मौक़िफ़ रखूँगा कि शेर अफजल मरवत पार्टी में रहें, उनको पार्टी से ना निकाला जाए। अब जुनैद अकबर की मुलाकात से पहले ही जुनैद अकबर के इल्म में लाए बगैर ही मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया। तो फिर मरवत को खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी का किस लिए जो है वो बनाया गया है कि ये पार्टी के जो है वो सदर होंगे खैबर पख्तूनख्वा के। अब नाज़रीन आ जाते हैं, अब तो मरवत साहब को निकाल दिया ना, अब आ जाते हैं और देखते हैं कि मरवत साहब इस डेवलपमेंट के बाद अब उन्होंने ट्वीट तो कर दिया कि सोशल मीडिया पे गुरेज किया जाए अफवाहें फैलाने से। अब तो ये हकीकत बन चुकी है। अब तो ये इमरान खान साहब का फ़ैसला हकीकत का रूप धार चुका है कि मरवत साहब अब तहरीक इंसाफ में नहीं रहे। अब कहा यह जा रहा है कि मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है, अब उनसे असम्बली का इस्तीफ़ा मांगा जाएगा, कौमी असम्बली का। लेकिन मरवत साहब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं। मरवत साहब तो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, वो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद आज़ाद हैं। देखें तो आ जाते हैं नाज़रीन, जो रात की एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस का नोटिफिकेशन, जो नए जज लगे हैं, आमिर फ़ारूक साहब, शफ़ी सदीकी साहब और सलाहुद्दीन पंवर साहब और हाशिम काकड़ साहब, और पेशावर हाई कोर्ट से इश्तियाक इब्राहीम साहब, जस्टिस शकील साहब, तो जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब साहब, इनका नोटिफिकेशन रात गया जो है वो जारी कर दिया गया। लेकिन आज उसमें मेरे लिए जो खबर थी जिस पर मैं फ़ोकस करके बैठा था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़बर रात जब टीवी चैनल पे चल रही थी, पूरे 45 मिनट मेरे पास खबर पहुंच चुकी थी। लेकिन मैं चूँकि जल्दी सोने वाला हूँ और सुबह जल्दी उठने वाला हूँ, तो फिर वो ख़बर मेरे से रिपोर्ट करने से भी रह गई। यानी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 11 बजे रिपोर्ट तो हो रहा था ना, पौने 12 बजे, 12 बजे, 11 बजे के करीब करीब मेरे पास खबर पहुँच चुकी थी। अब उसमें नाज़रीन जो अहम डेवलपमेंट, जो 5 जजेस कह रहे थे कि सरफराज डोगर साहब ने हल्फ नहीं उठाया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। तो लगता ही है कि वो ख़त लिखने वाले 5 जजेस का एक तरीके से एक बात तो पूरी हो गई है कि सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठाने जा रहे हैं, लेकिन जज का नहीं, कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। रात जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस सदर पाकिस्तान ने लगा दिया है। अब जब तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होगा
वो सरफराज डोगर साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे पर काम करते रहेंगे। और इसके अलावा बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, वहाँ पे जस्टिस सबाती साहब को लगाया गया है कायम मकाम चीफ जस्टिस। और अगर हम बात करें सिंध हाई कोर्ट की, वहाँ पे जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब को चीफ जस्टिस कायम मकाम लगाया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में जस्टिस अतीक शाह को जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाया गया है। तो ये सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी पे एतराज़ करना, सरफराज डोगर साहब ने हलफ नहीं उठाया, उसे जज नहीं मानते, तो जो जज नहीं मान रहे थे और ख़त लिख रहे थे 5 जजेस, अब उनका चीफ जस्टिस जो है वही जज लगा है जिसको जज नहीं मान रहे थे और जिसके बारे में कह रहे थे कि उसको हल्फ उठाना पड़ेगा। और हल्फ बर्दारी की नाज़रीन जो तकरीब है वैसे तो आज होना थी, लेकिन शायद सदर साहब शायद पाकिस्तान में नहीं है, मेरे पास एक्चुअल डिटेल नहीं, तो शायद सदर पाकिस्तान, क्योंकि कायम मकाम चीफ जस्टिस सदर जो हैं वो गिलानी साहब हैं इस वक्त, तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब आज पहुँचेंगे। तो कल शायद ये हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है सरफराज डोगर साहब की, कल ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। वैसे तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, लेकिन वो तकरीब भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो रिलीफ नहीं होते तो फिर यहाँ पर भी जो है वो अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तकरीब में हल्फ बर्दारी भी नहीं होगी, क्योंकि आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो तभी उनका हल्फ होगा। नाज़रीन बड़ा शरारती है, बीच में शामिल हो गया था। अब नाज़रीन आ जाते हैं यही अफरीदी साहब की डिप्लोमेसी। यही अफरीदी साहब की नाज़रीन डिप्लोमेसी ये है कि IMF के साथ उन्होंने मुलाकात की और बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से उनको जवाब दे दिया कि भाई हम कंजर्वेटिव हैं, हम इस तरह की मेल मुलाकातों में, इस तरह की मिशन के साथ हम अपने आप को इंडल्ज, अपने आप को इंगेज नहीं करते। हम आपके साथ जो अपनी अदलिया की इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारा अदालती निज़ाम है उसको आपको ब्रीफ़ कर देते हैं। तो वो ब्रीफ़ उनको कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ ने तवक्कुआत लगा के रखी कि IMF हमारे पास आएगा, हमारे साथ मुलाकात करेगा, तो इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की ये तवक्कुआत, ये वो कहते हैं ना कि पूरी होना, ये इन तवक्कुआत पे पानी फिर गया, औंस पड़ गई इन तवक्कुआत पे, क्योंकि IMF के साथ जब मुलाकात ना हो सकी इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, तो क्या किया इनकी तरफ से? इनकी तरफ से ये किया गया कि जो लेटर इन्होंने चीफ जस्टिस अफरीदी साहब को भेजा था, वो लेटर जो कि इन्होंने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को भेजा था, चीफ जस्टिस ने अपने आइनी बेंच के सरबराह, जिसके ऊपर प्रोसेस भी सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुका है, उस लेटर की कॉपी 349 सफ़ात का वो लेटर, उसको डोजियर का नाम दे के IMF को भिजवा दिया। यानी जब मुलाकात नहीं हुई, इनकार हो गया भी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अब इनकार किसने किया ये आप रहने दें, लेकिन इनकार हो गया भी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, यू आर नो बॉडी, आपका कोई ताल्लुक, कोई वास्ता बनता नहीं है। तो फिर इन्होंने वो डोजियर भिजवा दिया, वही ख़त जो कि चीफ जस्टिस अफरीदी साहब को और अमीनुद्दीन खान साहब को भेजा गया था। अब नाज़रीन जो डोजियर भिजवा रहे हैं, माजी में इन्हें क्या ऐसी हरकतें नहीं की? माजी में इन्होंने कई हरकतें की। पाकिस्तान का IMF का जो पैकेज है, जो मुआहिदा है, वो साइन ना हो सके, वो ऑडियो भी सामने आई थी। फिर IMF को इमरान खान साहब ने खुद ख़त लिखा, IMF के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज किया गया। अब ये जो नाज़रीन इनकी हरकतें हैं, इन हरकतों को क्या कहा जाए? मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? तहरीक इंसाफ का ये रवैया रियासत मुखालिफ ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये जो हरबे आज ये इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क को क्योंकि अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं, क्योंकि PTI ये समझती है, PTI में ये शायद सोच जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है कि इस्तेहकाम अगर आ जाता है तो हमारी पार्टी ख़त्म। हमारी पार्टी का वजूद सिर्फ उस वक्त ही बरकरार रहेगा अगर हम मुल्क में अदम इस्तेहकाम, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो मुआशी है, उसको बरकरार रखते हैं, तब तक हमारी पार्टी का वजूद मौजूद है। तो इसलिए ये मेरा एनालिसिस ये है कि ये अदम इस्तेहकाम की सियासत इसलिए करते हैं ताकि इनकी सियासत चलती रहे, लेकिन नुकसान किसका होना है? पाकिस्तान के अवाम का होना है। तो डोजियर उन्होंने लिख दिया, चलें आपने लिख लिया, आपने जो करना था कर दिया, आपने वैसे भी वज़र मुबादरा रोकने वाली कॉल भी दे रखी है, वो कामयाब नहीं हुई। IMF के साथ मुआहिदा रोकने की भी आप कई मरतबा कोशिशें कर चुके हैं, वो पहले भी नाकाम हुई, ये अब भी नाकाम होंगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने क्यों इनकार किया? अब ये 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये बात करते हैं चीफ जस्टिस अफरीदी के ख़िलाफ़, ये बात करते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ख़िलाफ़, ये बात करते हैं आइनी बेंच के ख़िलाफ़, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब उस बेंच के साथ खड़े हैं
26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े मौलाना फजल रहमान साहब ने याहिया अफरीदी का और अमीनुद्दीन खान साहब का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। मौलाना साहब ये कहते हैं कि 26वीं तरमीम पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जजेस की तकरीर में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब वो किरदार दोबारा ले लिया गया है। इसको मौलाना फजल रहमान साहब जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन को, जजेस की अपॉइंटमेंट को जो है वो सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, पजीराई दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारी राय, तो मौलाना साहब कहते हैं कि आईनी अदालत की तश्कील की थी, लेकिन आईनी बेंच बनना कोई बुरा आगाज़ नहीं। अब नाज़रीन, आईनी बेंच तो हुकूमत भी बनाना चाह रही थी, आईनी अदालत तो हुकूमत भी बनाना चाह रही थी, आईनी अदालत तो पीपल्स पार्टी भी बनाना चाह रही थी, मौलाना फजल रहमान भी बनाना चाह रहे थे। फिर कौन इसमें रास्ते में रुकावट बना था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बने थे। तहरीक इंसाफ ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनवा दें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनवा के, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की आईनी तरमीम करवा के फिर वोट भी नहीं डाला और सच्चे भी बन गए। और फिर 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज भी कर दिया और याहिया अफरीदी साहब को भी टारगेट करते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं उनको भी टारगेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी टारगेट करते हैं। तो ये नाज़रीन इनके कौलो फ़िल में तज़ाद हैं। ये दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं और इनकार भी करते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हमारी राय थी कि आईनी बेंच, आईनी अदालत तश्कील की जाए, लेकिन आईनी बेंच का बनना बड़ा आगाज़ नहीं है। आईनी बेंच का बनना बड़ा आगाज़ नहीं है, बुरा आगाज़ नहीं है। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नचा जाएंगे। यानी मौलाना साहब ये समझते हैं कि आईनी बेंच को जो है वो चलने नहीं दिया जा रहा है। बाकी इमरान खान साहब का जो तीसरा ख़त था जो कि आर्मी चीफ़ को लिखना था, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसा कोई ख़त मंजर आम पे नहीं आया है। अलबत्ता उमर अयूब साहब, उनसे मुतल्लिक साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने ज़रूर दावा कर दिया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ दो मेंबरान इलेक्शन कमीशन की, उनकी तैनातियों के हवाले से जो उमर अयूब हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। अब इस प्रोसेस को मुकम्मल करना जो है वो उमर अयूब साहब से मुतल्लिक साहिबजादा हामिद रज़ा का ये कहना है कि अब वज़ीर आज़म की तरफ से जो है वो इस प्रोसेस को शुरू करने का, इनिशिएट करने का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन सिमाबिया ताहिर, जिन्हें रात गए कल गिरफ़्तार किया गया था, रात गए तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सिमाबिया ताहिर को ज़मानत के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर रिहा कर दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।